हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, जैसे आपको पता है कि यूरेट पीजी 2024 की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यूरेट पीजी 2024 के लिए जो हमने एमसीक्यू सीरीज चला रही है उसका ये तीसरा वीडियो आज के आपके लिए होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में, और आगे के जो हम क्वेश्चन करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक आज की वीडियो में अपन कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। यहाँ पे जितनी जरूरत होगी उतनी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और दूसरी बात रही कि कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आप इंग्लिश में नहीं बता रहे, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ऑप्शन चाहिए वो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, इस एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं इंग्लिश में कर दूंगा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपके लिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप देख सकते हैं एक बार। मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। ठीक है, सारी चीज़ें इंग्लिश में भी हिंदी में भी कवर अप करने के लिए, इसलिए आपको अलग से कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर आप इंग्लिश में अलग से वीडियो बनाएंगे। इंग्लिश में अलग से नहीं बन सकती, दो प्रकार के क्वेश्चन अलग से लाने के लिए इतना टाइम भी अपने पास नहीं है। तो आप इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, और एडजस्ट करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि मैं सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर भी बताता चलता हूँ हैंड टू हैंड। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है, एटीएस राइबोसोम्स का प्राप्ति स्थल होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइबोसोम हमारी जो सेल है उसके अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं और 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपके बारे में बता दिया। तो ये जिस राइबोसोम की बात कर रहा है वो 80S प्रकार के राइबोसोम की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि 80S राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी जगह पर उपस्थित होते हैं। तो देखिए, 80S प्रकार के जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक है, ब्लू ग्रीन है वो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भी हमें मिल गया कौन सा, यूकैरियोटिक कोशिका। तो 80S प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे अपन बात कर लेते हैं, राइबोसोम के समूह क्या कहलाते हैं, यानी कि द ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम आर कॉल्ड। यानी कि राइबोसोम है, आपस में बहुत ज़्यादा राइबोसोम कंजक जुड़ गए हैं और उनका ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, ये उसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं। तो राइबोसोम्स कहलाएगा नहीं, लाइसोसोम्स तो बिल्कुल यहाँ पे मैच ही नहीं करता, माइक्रोसोम भी ये नहीं कहलाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, पोलिसोम्स कहलाएगा। यानी एक से ज़्यादा राइबोसोम अगर किसी जगह पर अटैच हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बने हुए या फिर उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, पोलिसोम कहते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए राइबोसोम्स के कार्य बताइए, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स आर। यानी कि हमें पता है कि राइबोसोम किसका सिंथेसिस करते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, तो ये किसका सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। देखिए, हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करते हैं, विटामिन का सिंथेसिस नहीं करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ है कि हार्मोन भी कई बार जो हार्मोन्स होते हैं प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे विटामिन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए अपन इसको ऑल ऑफ द एबव नहीं लगाएंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट नहीं होगा। अगर हार्मोन आता और प्रोटीन आता तो दोनों यदि ऑप्शन होते ए और बी तो अपन उसे लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा चार ऑप्शन में से वो प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राइबोसोम्स में कौन सा पदार्थ अत्यल्प होता है, कि राइबोसोम्स के अंदर फॉलोइंग सब्सटेंस इन इज लेस अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स। प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो देखिए, प्रोटीन्स तो लेस अमाउंट में हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो इनकी फैक्ट्री है, इनके पास है। कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन वसाओं का राइबोसोम से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो लेस अमाउंट में यानी कि बहुत कम अमाउंट में जो वसाएं होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। आगे बात करते हैं, देखिए एटीएस राइबोसोम्स में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन एटीएस राइबोसोम। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जो एटीएस जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहते हैं, या फिर इनको अगर हम तोड़ें तो ये दो भागों के अंदर टूट जाते हैं। सबसे ऊपर जो पहले बनता है वो 60S बनता है, और दूसरा इसका जो सब यूनिट बनती है वो 40S बनती है। ठीक है, तो जो 60S के अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं 49 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और जो 40S के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो 33 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यदि हम इसका टोटल करने बैठेंगे तो 9 और 3 12, 4 और 3 7 और 1 8, 82 यहाँ पे अपना राइट आंसर आएगा, यानी कि 82 टाइप की प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेगी। अब अपन एक बार ऑप्शन की तरफ देख लेते तो देखिए 33 जो है वो 40S के अंदर देखने को मिलेगा, और 49 जो है वो 60S के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इसने हमसे पूछा 80S, यानी टोटल हमसे पूछा है। 53 का कोई आंसर नहीं बनता, तो हमारा 82 के पास कौन सा ऑप्शन है, 80 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन 70S की भी बात कर लेते हैं, वो चलो मैं 70S का क्वेश्चन आएगा उसमें आगे आपको बता दूंगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, 80S राइबोसोम्स का अणुभार कितना होता है, यानी कि ये हमसे पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 80S राइबोसोम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आ भी सकता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 80S का ये हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, तो देखिए ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4.5 से लेकर 5.0 से 10⁻⁶ डाल्टन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। चलिए आगे बात करते हैं, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स टेक्स प्लेस, यानी कि राइबोसोम्स का जो जीवन जनन होता है, यानी कि राइबोसोम्स जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, डीनोवो से बनते हैं, न्यूक्लियोलस से बनते हैं,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनते हैं या फिर सेल्फ रेप्लिकेशन होते हैं। तो डीएनए सॉरी जो राइबोसोम होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, डिनोवोसो भी नहीं बन सकते क्योंकि ये हमने कल देखा था, और सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी नहीं बनते। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है, और जो न्यूक्लियस होती है वो कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलती है। न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियस, और वहाँ से क्या बनता है, ये राइबोसोम्स बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ई कोलाई में राइबोसोम में आरएनए में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है। इन राइबोसोम्स इन इकोलाई ऑफ इकोलाई प्रोटीन आरएनए रेशियो फाउंड इज कितना होता है, 1:1 होता है, 1:2 होता है, 2:1 होता है, या फिर 3:2 होता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 2:1 रहेगा, यानी कि उसमें दो यदि आरएनए के मॉलिक्यूल हैं तो एक मॉलिक्यूल किसका पाया जाएगा, प्रोटीन का पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 70s राइबोसोम्स Mg+2 आयन का सांद्रता कम होने पर विभक्त होते हैं, यानी कि जो 70s राइबोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू व्हेन Mg+2 कॉन्सेंट्रेशन फॉल्स। तो हमें ये चीज़ तो ये पता चल गई जो 70s प्रकार के राइबोसोम है दो भागों में बटे हुए होते हैं, कितने में, एक होता है 30s और एक होता है कितना 50s। ठीक है, 30s और 50s ये दोनों आपस में सब यूनिट से जो अटैच रहते हैं, और अटैच करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर मैं आपसे कहूँ कि जो आयन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, Mg+2 आयन होते हैं, जो कि इनको आपस में क्या करके रखते हैं, दोनों सब यूनिट को अटैच करके रखते हैं। तो जब ये Mg+2 आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी तो इन दोनों सब यूनिट्स आपस में अलग हो जाएंगे और कितने भागों में बढ़ जाएंगी, एक 30s हो जाएगी और दूसरी 50s हो जाएगी। जिसकी राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल बी ऑप्शन हमें इसका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं। देखिए राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि राइबोसोम्स किससे मिलकर बने हुए होंगे, तो राइबोसोम्स के अंदर डीएनए होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन तो उनके अंदर पाया जाता है लेकिन डीएनए राइबोसोम्स के अंदर नहीं पाया जाता। आरएनए राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है लेकिन डीएनए उनके अंदर नहीं पाया जाता। आरएनए राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है और प्रोटीन भी राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल डीएनए यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एटीएस राइबोसोम से वियोजित होता है, यानी कि एटीएस राइबोसोम है वो किसके अंदर डिसोसिएट होते हैं, दोनों जो सब यूनिट्स होते हैं वो Mg+2 आयन के द्वारा क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं। यदि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो लेस हो जाएगी तो कितने भागों में टूट जाएगा, दो के अंदर टूट जाएगा। कौन सी सब यूनिट्स बन जाएंगी, एक 60s बन जाएगी और दूसरी 40s बन जाएगी। ठीक है, चलिए राइबोसोम्स अंदर पृथ्वी जालिका से संलग्न रहते हैं, यानी कि राइबोसोम्स जो है वो अटैच रहते हैं किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये क्वेश्चन जब कल मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताई थी वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम किसके द्वारा अटैच रहते हैं। तो वहाँ पे जो हमने इसका राइट आंसर लगाया था वो भी आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा। आगे बात करते हैं। देखिए नेम माइक्रोसोम वाज गिवन बाय, यानी कि जो राइबोसोम को एक माइक्रोसोम नाम भी इनको दिया गया था वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, लेक के द्वारा दिया गया था, पैलेट के द्वारा दिया गया था, क्लाउड के द्वारा दिया गया था, या फिर वॉटसन एवं क्रेक के द्वारा दिया गया था। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो जो क्लाउडे नाम के साइंटिस्ट थे या फिर क्लाउड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको माइक्रोसोम नाम दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, चलिए कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेज इज, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, केंद्रक है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए 80s आरएनए का अणुभार होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 20s आरएनए का अणुभार होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 20s आरएनए इज, यानी कि 20s आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20s आरएनए पाया कहाँ जाता है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। देखो मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि जो 20s आरएनए है वो आपका 80s आरएनए का पार्ट है। ठीक है, कौन से आरएनए का पार्ट है, 80s आरएनए जो है वो एक तो होता है 60s और दूसरा होता है कौन सा 40s। ठीक है, 60s आगे चल के तीन उनसे मिलकर बना हुआ होता है, तीन आगे आरएनए होते हैं। मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। देखिए एक होता है 20s आरएनए, ठीक है, दूसरा होता है कौन सा 5.8s आरएनए और तीसरा होता है कौन सा 5s आरएनए। ठीक है, ऐसे ही यदि हम 40s आरएनए की बात कर लें तो इसके जो 40s वाली जो यूनिट होती है उसके अंदर दो पाए जाते हैं, एक होता है 18s और एक होता है वो कौन सा होता है 18s। ठीक है, ये जो 40 वाला पोर्शन है वो एक ही एस आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, वो कौन सा होता है 18s। तो हमें ये तो पता चल गया कि 80s आरएनए किसका पार्ट है, 60s आरएनए का पार्ट है, जो कि कौन सा है 80s आरएनए की सब यूनिट है। अब यहाँ पे इसने हमसे क्या पूछ लिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया, यानी कि ये बहुत डीपली क्वेश्चन चला गया है। और यदि हम इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। डायरेक्ट आपको इसको याद करना होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब ये पूछ रहा है हमसे 70s राइबोसोम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अणुभार कितना होता है। तो इसका भी यदि हम राइट आंसर बताना चाहें तो 3 मिलियन के आसपास इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 70s राइबोसोम में प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा आगे मैं आपको बताया था, ऊपर हमसे पूछा था 80s के बारे में, अब इसने हमसे पूछ लिया कि द टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन 70s राइबोसोम। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 70s जो राइबोसोम है वो टूटेंगे तो कितने पार्ट्स के अंदर टूटेंगे। तो देखिए इसकी दो सब यूनिट बनेंगी, कौन सी, एक बनेगी 30s और दूसरी बनेगी कौन सी 50s।
ठीक है। जो 30S है उसके अंदर मिलेंगे 21 प्रकार की प्रोटीन, और जो 50S है इसके अंदर मिलेंगी हमें कितनी 34 प्रकार की प्रोटीन। दोनों को यदि हम टोटल करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 55 प्रकार की प्रोटीन। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रोटीन वाले क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि 80S राइबोसोम में RNA अणु पाए जाते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसमें ये हमसे पूछ रहा है कि 80S राइबोसोम में कौन कौन से प्रकार के जो अणु पाए जा रहे हैं। तो इसमें जो 80 का जो 60 वाला पूछा है वो वाला इसने हमसे पूछा है 60S के अंदर। तो देखिए 20S पाया जा रहा है, 5.S था और 5S था। ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए इसके अंदर बताया था 28 है, 5.S है, 8 है और कौन सा है 5S है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 5S RNA का अणुभार कितना होता है वो हमें पता है 60S का पोर्शन है। वही इसने हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। mRNA के संलग्न होने पर 3' शरा किस RNA का उपलब्ध होता है, यानी कि जो 3' एंड है विच rRNA प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर mRNA। ये डीप थोड़ा क्वेश्चन है, इसके सीधा आंसर आपको याद रखना होगा। कितना इसका सही आंसर होगा 16 to 18 RNA। चलिए आगे बात करते हैं। tRNA से संलग्न होने हेतु कौन सा RNA उपलब्ध होता है, विच rRNA इज अवेलेबल फॉर अटैचमेंट ऑफ tRNA। तो इसकी यदि हम राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जो rRNA है वो कौन सा है 5S rRNA होगा, जो कि किसका पार्ट है 60S RNA का है। ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया, जब आप ट्रांसलेशन की जो क्वेश्चन आगे आएंगे वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की आमाप कितनी होती है, यानी कि साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इस कितनी होती है। इसके राइट ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। राइबोसोम की दोनों उप-इकाइयाँ संलग्न रहती हैं मैग्नीशियम की सांद्रता पर, यानी कि इसने हमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है कि ये तो हमें पता है कि राइबोसोम की दोनों सब यूनिट होती हैं, जैसे कि ये छोटी सब यूनिट होती है और नीचे कौन सी होती है बड़ी सब यूनिट होती है, यानी कि ये जो सब यूनिट है जो 60S होगी और ये हो जाएगी 40S। और ये राइबोसोम कौन सा बन गया, ये 80S प्रकार का राइबोसोम है। ठीक है, अब हमने ये सब पूछ लिया कि इसने हमें बता दिया कि यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम है। अब ये इसने हमसे पूछ लिया कि कितनी सांद्रता रहेगी, कितनी कंसंट्रेशन रहेगी कि ये दोनों सब यूनिट आपस में अटैच रह जाएं। तो इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 से 2 मिली मोल जो है कंसंट्रेशन उसकी होनी चाहिए। यदि इससे कम कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगी आपस में अटैच हो जाएंगी और दोनों क्या हो जाएंगी आपस में अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगले टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा कौन सा होने वाला है, गोल्जी बॉडी का होने वाला है। कौन सा है, गोल्जी बॉडी। देखिए पहले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। कैमिलियो गोल्जी द्वारा किस प्राणी की तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जी काय की खोज की गई, यानी कि इन नर्वस सेल ऑफ विच एनिमल कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर द गोल्जी बॉडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसने हमसे यही पूछ लिया कि गोल्जी बॉडी की खोज किस साइंटिस्ट ने करी थी, तो हमें पता चल गया कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी। अब इसने पूछा कि चलो तंत्रिका कोशिका में हो गई थी तो किस एनिमल की तंत्रिका कोशिका में हुई थी, तो हमें पता है कौन से में हुई थी, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। उल्लू की जो नर्व सेल थी उनके अंदर इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। दूसरे क्वेश्चन पे अपन आते हैं। निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी पाई जाती है, इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल गोल्जी बॉडी आर फाउंड। कौन सी कोशिकाओं में पाई जाएगी, देखिए प्रोकैरियोटिक में तो कोई भी सेल ऑर्गेनिज हमें देखने को नहीं मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पा सकती है, वायरस के अंदर भी कोई भी सेल ऑर्गेनिज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोशिका में गोल्जी का किस कार्य से संबंध होता है, क्या इन द सेल विच फंक्शन गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि गोल्जी बॉडी का यदि हम फंक्शन की बात करें तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो गोल्जी बॉडी का होता है। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता। प्रोटीन संश्लेषण किसका काम होता है, राइबोसोम का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन तो ये भी नहीं होता। एंजाइम या हार्मोन का सिक्रेशन और वसा का संश्लेषण ये भी नहीं होता। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपसे कोई वन वर्ड के अंदर पूछे कि गोल्जी बॉडी किसका काम होता है तो आपको सही आंसर लगाना है सिक्रेशन का जो काम होता है वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो एंजाइम की बात कर लें और हार्मोन के सिक्रेशन की बात कर लें तो कौन करता है, गोल्जी बॉडी ये काम करता है। आगे बात करते हैं। देखिए गोल्जी बॉडी से संसाधित व स्रावित पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है, यानी कि सब्सटेंस प्रोसेस्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी आर केमिकली इन नेचर, यानी कि जो सब्सटेंस गोल्जी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं, उनकी केमिकली नेचर कैसी होती है। क्या वो फॉस्फोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए शुक्राणु की देह का निम्न में से कौन सा भाग गोल्जी बॉडी द्वारा निर्मित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पर्म बॉडी इन फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, जनरल साइंस के अंदर बात कर लें या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। शुक्राणु की बात कर लें, स्पर्म की बात कर लें, वहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनता है। और गोल्जी बॉडी के क्वेश्चन बात करें तो शुक्राणु से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी वजह क्या होती है कि जो गोल्जी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं या फिर जो हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं या फिर हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं इसके हेड के अंदर बन जाते हैं और बन जाने के बाद जो एग होता है, एग के ऊपर जो उसकी जो लेयर बनी हुई होती है, उन लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम पाए जाते हैं वो उसकी हेड वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। यदि यहाँ पे ये जो स्पर्म है इसके पास जाएगा और इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होगा तो इसकी जो वॉल होती है उनको नहीं गला पाएगा और ये अंदर की तरफ इसमें नहीं घुस पाएगा, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए इसके सीड्स वाले पोर्शन में यानी कि इसके हेड वाले पोर्शन में क्या पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। आगे बात करते हैं, देखिए पादप कोशिकाओं में गोल्जी इकाई की संख्या होती है क्या, यानी कि इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडीज लाई इन नंबर कितने होते हैं, तो अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए गोल्जी बॉडी को वेकर द्वारा प्रदत्त नाम है, यानी कि नेम गिवन टू गोल्जी बॉडी बाय बेकर। बेकर ने क्या नाम दिया था, लिपोकॉन्ड्रिया दिया, डिक्टियोसोम दिया, गोल्जी बॉडी दिया, इडियोसोम दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं, तो जो कि प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है उनको नाम क्या दिया जाता है, डिक्टियोसोम नाम दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट इन सिकेटरी सेल आर, यानी कि गोल्जी बॉडी स्रावी कोशिकाओं में स्थित रहती है। कहाँ पर स्थित रहती है, केंद्र के स्रावी ध्रुव के मध्य, नियर नंबर कैन बी बिटवीन सिकेटरी पोल, ऑलवेज फ्रॉम सेक्रेटरी पोल, नियर सेल मेम्ब्रेन या फिर नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें हम यहाँ पे, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ध्रुवता युक्त कोशिकांग निम्न में से हैं, यानी कि द सेल और रिलीज विद पोलरिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि जिसके अंदर पोलरिटी पाई जाती है। क्या लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, या फिर एकमात्र ऐसे ऑर्गन है जिनके अंदर पोलरिटी पाई जाती है वो होते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी का। अब ये इसका मतलब क्या होता है पोलरिटी का, वो चीज़ समझिए कि जो गोल्जी बॉडी होती है उनकी स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर ले तो देखिए ये ट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, कुछ इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इधर की तरफ हम यदि बात कर ले तो इधर की तरफ होती है ईआर, और ईआर से उधर क्या होती है जो न्यूक्लियस है वो होता है। और दूसरी तरफ हम यदि बात कर लें तो यहाँ पे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आएगा कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो किन किन के मध्य पाई जाती है, तो ईआर के मध्य और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जो इसका फेज होता है जहाँ से बन रही होती हैं चीज़ें, उसका जो फेज ट्रांस फेज होती है। कौन सी फेस होती है, ट्रांस फेस होती है। और जो पीछे वाला जो इसका एरिया होता है, ये वाला एरिया कौन सा होता है, फॉर्मिंग फेस होता है। ठीक है, कौन सा होता है, फॉर्मिंग फेज होता है। तो ये जो पोलरिटी हमें दिखाई दे रही है, ये जो ध्रुवता हमें दिखाई दे रही है, इस ध्रुवता की वजह से इसे क्या कहा जाता है, इस पोलरिटी की वजह से इसे क्या कहा जाता है, ध्रुवता युक्त कोशिकांग कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए 10वां क्वेश्चन हमारे सामने, शुक्राणुओं में एक्रोसोम नामक रचना का निर्माण करने वाले अंगक कौन से हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनेलिज रेस्पॉन्सिबल कौन से हैं जो कि एक्रोसोम का रिफॉर्मेशन करते हैं, किसके लिए, स्पर्म के अंदर। तो लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम ऊपर भी इसको पढ़ के आए थे। आगे बात करते हैं, देखिए नॉर्मली इन गोल्जी बॉडीज द नंबर ऑफ सिस्टर्नी फाउंड इज, यानी कि जो सिस्टर्नी होती हैं वो कितने नंबर्स में इसके अंदर पाई जाती हैं। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर लें कि कितने नंबर के अंदर गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी इसके अंदर पाई जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3 से 10 हमें सिस्टर्नी देखने की मिल जाएगी। सिस्टर्नी क्या होती है, बिल्कुल इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए गोल्जी इकाई की उत्पत्ति संभवतः मानी जाती है, ओरिजिन ऑफ गोल्जी बॉडीज प्रोबेबली टेक्स प्लेस फ्रॉम, कहाँ से होती है, केंद्र का आवरण से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, ईआर से होती है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, गोल्जी बॉडी नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, यानी कि विच साइंटिस्ट प्रपोज द नेम ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बेकर ने, गोल्जी ने, काय स्थल ने, या फिर पर्नन ने। सीधा सा क्वेश्चन है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन की बात करें तो गोल्जी ने ही अपने नाम पर इनको क्या दे दिया था, गोल्जी बॉडी नाम दे दिया था। आगे बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी, यानी कि मैक्सिमम नंबर के अंदर कितनी सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। राइट ऑप्शन की बात करें तो 50 नंबर जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। राइट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए द कॉम्पोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडीज आर इन्वॉल्व्ड बाई, यानी कि जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं गोल्जी बॉडी के वो कितने मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। क्या वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिस्टर्नी और ट्यूबल्स दोहरी बाउंडेड होती हैं, और वेसाइकल्स और जो रिक्तिकाएं होती हैं वो सिंगल बाउंडेड होती हैं। तो जो सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं गोल्जी बॉडी के वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और रिलीज होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए गोल्जी काय का निर्माणकारी क्षेत्र इनमें से किसके निकट पाया जाता है, यानी कि जो फॉर्मेटिक फेज होता है इज फाउंड क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, केंद्रक के, रिक्तिका के, प्लाज्मा झिल्ली के, या उपरोक्त में से किसी नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, केंद्रक रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। अभी मैंने जो आपको बताया था ऐसे ऐसे ये जो बनता है, तो ये जो ट्रांस फेज आपको बताया था इसको ही क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेज कहा जाता है, या फिर फॉर्मेटिक फेज कहा जाता है। तो ये किसके क्लोजर होता है, तो ये आपको पता है किसके क्लोजर होता है, केंद्रक के क्लोजर होता है।
आगे बात करते हैं, सिस्टर्नी की दोनों कलाओं के मध्य अंतराल होता है। द इंटरस्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सिस्टर्नी में मध्य दूरी होती है। डिस्टेंस फाउंड इन बिटवीन टू सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के मध्य कितनी दूरी होती है? ये जो सिस्टर्नी आपको दिखाई दे रही है, ये हमसे इस दूरी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इनके मध्य कितनी दूरी होती है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो कितनी होती है? 20 से 300 एंगस्ट्रॉम इसकी राइट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं, गोल्जी आशय कितने प्रकार के वर्गीकृत होते हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गोल्जियन वेसिकल्स आर क्लासिफाइड। तो दो प्रकार के गोल्जियन वेसिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गोल्जी जटिल में एंजाइम नहीं पाया जाता, कि एंजाइम नॉट फाउंड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन से एंजाइम नहीं पाए जाएंगे? तो जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज नाम के जो एसिल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम है, वो गोल्जी बॉडी के अंदर नहीं पाए जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए गोल्जी काय में प्रोटीन लिपिड अनुपात पाया जाता है, यानी कि रेशियो फाउंड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन गोल्जी बॉडी कितना होता है? फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 160 से लेके रेशियो 40 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं, मोर्फोलॉजिकली गोल्जी बॉडी आर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, यानी कि आकारिक तौर पर गोल्जी काय मध्यस्थ रचना है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि किस किस के मध्य पाई जाती है, तो प्लाज्मा कला और केंद्रक आवरण के मध्य। प्लाज्मा कला और न्यूक्लियर एनवलप है, केंद्रक आवरण का मतलब। प्लाज्मा कला यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ईआर के मध्य। न्यूक्लियर एनवलप और ईआर के मध्य। न्यूक्लियर एनवलप और लाइसोसोम के मध्य। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? प्लाज्मा कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर के मध्य क्या पाई जाती है, यानी कि इसका जो एक भाग है वो ईआर से जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा जो इसका फेस होता है वो कहाँ होता है? प्लाज्मा कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गोल्जी काय भाग लेती है, यानी कि गोल्जी बॉडी टेक्स पार्ट इन सल्फर उपापचय में, लिपिड उपापचय में, नाइट्रोजन उपापचय में। ये भी उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, तो सल्फर मेटाबॉलिज्म में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, या फिर ए और बी दोनों में। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बनाते हैं, अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार गोल्जी काय की उत्पत्ति होती है, यानी कि मोस्टली साइंटिस्ट जो है बताते हैं कि ओपिनियन दैट गोल्जी बॉडीज आर डेवलप्ड फ्रॉम, यानी कि किससे होती है? तो रिक्तिकाओं से होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है, न्यूक्लियर एनवलप से होती है, या ईआर से होती है। ऊपर भी हम देख के आए हैं किससे होती है? ईआर से बताई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाला भी सेम क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, गोल्जी काय की कला की मोटाई कितनी होती है, यानी कि द थिकनेस ऑफ गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम के अंदर होगी। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने आज की वीडियो के दो टॉपिक क्लियर कर लिए। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल को जाके आप ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही आपको दो वीडियोज़ में डेली प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय